इस सीरीज को जो सपोर्ट किया है वो किया है टॉन सोसाइटी जो है इंडिया की, द ओपन नेटवर्क, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है और उन्होंने ये बोला कि क्यों ना ऑडियंस को भी एक्नॉलेज किया जाए। मैंने कहा वो कैसे? बोले जो भी वो ऑडियंस वीडियो देखेगी, वीडियो के एंड में वो SBT जो है वो मिंट कर सकती है, एक तरीके की NFT होती है जो कि आप मिंट कर सकते हो, एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है आपके एफर्ट को कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। ऐसा हर वीडियो जो इस सीरीज में देखोगे, वीडियो के एंड में आप SBT मिंट कर सकते हो और ये SBT डायरेक्टली आपको जो टॉन नेटवर्क है वो आपके वॉलेट में ड्रॉप करेगा। तो अपने आप में कितनी बड़ी एक्नॉलेजमेंट है कि ओपन नेटवर्क से आपको एक स्पेशल SBT आपके पास आपके वॉलेट में मिलेगी। क्या करने के लिए? आप सीखने के लिए, क्योंकि आप इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेन करोगे। ठीक है, तो ये ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये इस वीडियो को शेयर करेगा और SBT को हर वीडियो के एंड में बहुत ही आसानी से आप मिंट कर सकते हो। हमने लास्ट में एक उसके लिए एक डेमो भी दिया है छोटा सा, जो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। चलिए अब पूरा पॉडकास्ट सुनते हैं और सीखते हैं सुनील अग्रवाल जी से। नेटवर्क स्टेट की शुरुआत हो रही है, पर उस शुरुआत का जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है वो क्या है? इन 8 बिलियन में से 560 मिलियन को नेटवर्क स्टेट के बेसिक फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है और ये उस तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। यानी कि अब पहाड़ अंदर से गीला हो रहा है। और ये तब हो रहा है कि जब नेटवर्क स्टेट को यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कम्युनिटीज के बीच में, छोटे छोटे ग्रुप्स के बीच में डिस्कस होता है और आधे से ज्यादा दुनिया में तो ये बैंड है। 560 मिलियन से 5 बिलियन तक का सफर 15 महीने में हो सकता है, 15 दिनों में भी कवर हो जाए। क्या आपको पता है अमेरिका में 19वीं सदी में 800 प्राइवेट करेंसीज थी? आपने कभी सोचा था कि गूगल क्रोम यूज कर रहे होंगे तो गूगल आपको पैसे देगा? वक्त को बेसिकली आपने दिया। यस, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 150 लाख करोड़ के लोन एडवांसेस बैंकों ने किए हुए हैं और यहाँ हम एक नए सिस्टम में एंटर कर रहे हैं जहाँ NPA हमेशा 0 रहेगा। उस कम्युनिटी का नाम बना द ओपन नेटवर्क और शॉर्ट में टॉन। हैरानी के लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ महीनों के अंदर उस नेटवर्क के अंदर 500 से ज्यादा मिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी हुई है। अगर टेलीग्राम के 900 मिलियन यूजर्स क्रिप्टो एप्लीकेशंस यूज करना शुरू कर देते हैं तो नेटवर्क स्टेट कितना दूर है हमसे? तो दिस इज माइंड ब्लोइंग सेगमेंट ऑफ दिस एंटायर पॉडकास्ट। फिजिकली आप नेशन स्टेट में हो, मेंटली और साइकोलॉजिकली आप नेटवर्क स्टेट में हो। क्या ये राइट नैरेटिव है? यस, बिल्कुल सही है। आपको पुनर्अवतार लेना पड़ेगा एक नेटवर्क के रूप में, अदरवाइज आपका फ्यूचर डेड है। अब सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं सुनील सर। देखिए, हर चीज का आंसर शुरू में नहीं मिलता है। नेटवर्क स्टेट की शुरुआत हो रही है, पर उस शुरुआत का जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है वो क्या है? नेशन स्टेट के अंदर डोमिनेट क्या करता था? डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम। और नेटवर्क स्टेट में डोमिनेट करता है ट्रिपल एंट्री काउंटिंग सिस्टम। नेशन स्टेट में डोमिनेट करती थी फिएट करेंसीज, नेटवर्क स्टेट में डोमिनेट करती हैं क्रिप्टो करेंसीज। नेशन स्टेट में ट्रांजैक्शंस के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ता था, बैंक आगे ग्लोबल ट्रांजैक्शंस करता था, कई बार 4 दिन, कई बार 5 दिन लगते थे। पर नेटवर्क स्टेट में ट्रांजैक्शंस होंगी इंस्टेंट और बहुत ही लो कॉस्ट हो जाएंगी। नेशन स्टेट में सारे फैसले ऊपर से चलते थे, नीचे आते थे, टॉप डाउन पावर हायरार्की थी। पर नेटवर्क स्टेट के अंदर बॉटम अप डेमोक्रेसी है। अब ये जो फर्क आ रहे हैं, नेशन स्टेट के अंदर एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगी कि आप इंडिया के बाशिंदे लंदन, कनाडा, अमेरिका के किसी बंदे के साथ कोई बिजनेस कैसे करोगे, वो ये डिसाइड करेंगी। बट नेटवर्क स्टेट में पीयर टू पीयर है, दुनिया का कोई भी बंदा किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये जो फर्क है, ये फर्क नेटवर्क स्टेट को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग दे रहा है। तो अगर आप नेशन स्टेट के पीछे 8 अरब 8 बिलियन लोग लगा लें, और जैसा आपने शुरू में कहा
कि 560 मिलियन लोग नेट क्रिप्टो के अंदर आज की तारीख में यूजर्स हैं या होल्डर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इन 8 बिलियन में से 560 मिलियन को नेटवर्क स्टेट के बेसिक फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है और ये उस तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। यानी कि अब पहाड़ अंदर से गीला हो रहा है। और ये तब हो रहा है कि जब नेटवर्क स्टेट को यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ये कम्युनिटीज के बीच में छोटे छोटे ग्रुप्स के बीच में डिस्कस होता है और आधे से ज्यादा दुनिया में तो ये बैंड है। यस, इसका डॉक्यूमेंटेशन यस, चर्चा में नहीं आता, यस, फोरम्स नहीं होती, पब्लिक फोरम्स में डिस्कशन नहीं हो रहा है, तब ये 561 मिलियन लोग हैं। आप समझ पा रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है, थोड़ी सी भी इसको लेजिटिमेसी मिल जाती है, दुनिया भर में एक्सेप्टेंस मिल जाती है रेगुलेटर्स द्वारा, जो कि तो ये कितना तेजी से और फैल सकता है। मैं इसका थोड़ा साइज आपको बताता हूं। मैं दुनिया में कुछ एसेट्स आपके सामने रखता हूं और उन एसेट्स के पीछे की कहानी और आने वाली कहानी के बारे में बताता हूं। जैसे दुनिया में जो मनी सप्लाई है आज की तारीख में लगभग 85 से 90 ट्रिलियन डॉलर है। ओके, ये सारी की सारी मनी सप्लाई है तो डबल एंट्री लेजर में। अब हमें पता चल गया कि ये डबल एंट्री लेजर के अंदर ट्रस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसको कम करना है तो हमें ट्रिपल एंट्री लेजर यानी कि ब्लॉकचेन में जाना पड़ेगा। वहां अगर 35-40% है तो यहां तो ये 3-4% भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो 85-90 ट्रिलियन डॉलर को अब ट्रिपल एंट्री लेजर में शिफ्ट होना है। शिफ्ट की वैल्यू सोचिए, 85-90 ट्रिलियन डॉलर। ये सिर्फ मनी सप्लाई की बात कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की तो स्टॉक मार्केट है जो डबल एंट्री लेजर पर है, जो ट्रिपल एंट्री लेजर में अब शिफ्ट होगी। तो 100 ट्रिलियन ये लगा लीजिए। आपका जितना रियल एस्टेट है 300 ट्रिलियन डॉलर। आपके जो सरकारी दफ्तर, लैंड रिकॉर्ड्स, तहसीलदार के दफ्तर होते हैं, जो लैंड रिकॉर्ड्स बॉडीज होती हैं, इनके अंदर जो एसेट्स हैं, इनकी जो लेजर्स के ऊपर जो एसेट्स हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू है पूरी दुनिया में वो 300 ट्रिलियन डॉलर है। ये डबल एंट्री से ट्रिपल एंट्री में शिफ्ट होएगा। इनके एनएफटीज बनेंगे। फिर आ गया फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। सो ना केवल रियल एस्टेट के एसेट्स बल्कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स 1000 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू है जो डबल एंट्री लेजर्स में है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो ये टोटल वैल्यू लगभग 1500-1600 ट्रिलियन डॉलर जो डबल एंट्री से अब ट्रिपल एंट्री में शिफ्ट होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम कितने बड़े चेंज को देखने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे दुनिया के अंदर जब पहली बार बिजली आई थी, इलेक्ट्रिसिटी, या पहली बार स्टीम इंजन आया था। ये कुछ उस तरह का है। तो अब सवाल ये है कि क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्टीम इंजन या इलेक्ट्रिसिटी या इवन रेलवे जैसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसको जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी कहा जाता है? यस, ये जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी की तरह ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बट ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उस समय आई है जो जब दुनिया में 6 अरब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। आप अभी फेसबुक पर मैसेज डालते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में वो उसी समय पॉपअप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब स्पेस और टाइम का बीच में कोई कंस्ट्रेंट, कोई रेस्ट्रेंट नहीं रह गया है। स्पेस और टाइम उसी जगह मर्ज हो गए हैं। तो ऐसे समय में ये सिर्फ जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जनरल डायमेंशनल टेक्नोलॉजी है। अगर आपने 560 मिलियन तक पहुंचने में हो सकता है 15 साल लगे,
बट ये भी हो सकता है कि 5 बिलियन तक पहुंचने में 15 महीने लगे। 560 मिलियन से 5 बिलियन तक का सफर 15 महीने में हो सकता है, 15 दिनों में भी कवर हो जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के फैलने की ताकत बहुत बहुत तेज है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो पहाड़ गीला हो रहा है, कब नेशन स्टेट की जगह एक नेटवर्क स्टेट पैदा हो जाएगी हमारी आंखों के सामने, हमें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। आपने अगर स्टार्टिंग में देखा हो, मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि वीजा और मास्टरकार्ड 6 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं एक दिन में। बिटकॉइन कब 48 बिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच गया, वैल्यू को ट्रांसफर कर रहा है। और इथेरियम को आपने देखा कि जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है, उसको जनरेट करने में 7.5 साल लगे, और माइक्रोसॉफ्ट को सिमिलर रेवेन्यू जनरेट करने में 19 साल लगे थे। तो ये कितनी तेजी से हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब ना ही स्कूल्स में है, ना ही कॉलेजेस में है, और ना ही ओपन फोरम और डिबेट्स में इसको बोला जाता है, क्या डिस्कस किया जाता है। आज भी जनरल सेंस क्रिप्टो को लेके सिर्फ यही है कि गैम्बल, पैसे बनाने का एक तरीका है। जो ये डीपर लेवल पे जो इसके यूज केस हैं, या किन चीजों को ये डिसरप्ट करने जा रहा है, आई थिंक ये पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम बनेगा ये रियलाइज कराने के में ये कि एक्चुअल में क्या है इसके पीछे, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किन किन चीजों को ये डिसरप्ट करने जा रहा है। प्रॉफिट्स, मनी, ट्रेडिंग, ये तो एक बहुत छोटा सा एक पार्ट है इसका, और वो किसी भी मार्केट में होता है। चाहे वो आज के फाइनेंशियल मार्केट्स में डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं होती, स्टॉक ट्रेडिंग नहीं होती, इक्विटी ट्रेडिंग नहीं होती, बट क्या वही फाइनेंस है? फाइनेंस एक बहुत बड़ी चीज है, मनी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ट्रेडिंग एंड ये सारी चीजें तो एक बहुत छोटा सा उसका एक पार्ट है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो अब हम अभी तक जो भी हमने बात की उसको ध्यान से अगर हम समराइज करें, तो हमने बात ये की थी कि नेशन स्टेट के 9 एलिमेंट्स होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं, फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल और इंस्टीट्यूशनल। अब कंसेप्चुअल लेयर में मनी, लॉ, लेजर और लेबर होता है, और इंस्टीट्यूशनल लेयर में बैंक, टैक्स, कॉर्पोरेशंस और पॉलिटिकल रेजिम होता है। पर अब क्योंकि लेजर टेक्नोलॉजी जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है वो डबल एंट्री से ट्रिपल एंट्री हो गई, तो बीच में लेजर मैनेजर की जरूरत ही खत्म हो गई। ट्रस्ट की कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो गई। ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए लेजर मैनेजर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन जैसी जो ब्लॉकचेन्स है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से मैनेज हो रही हैं, मनी ग्लोबल हो रही है। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर नेशन स्टेट को बनाने वाले ये 9 में से 8 एलिमेंट्स डिसरप्ट हो रहे हैं, तो नेशन स्टेट भी डिसरप्ट हो रहा है। अब नेशन स्टेट अगर डिसरप्ट हो रहा है, तो नेचुरली एक बंदा सोचेगा कि यार, अगर नेशन स्टेट पीछे हट रहा है तो उसकी जगह क्या नया पैदा हो रहा है। अब इस बात को अगर ध्यान से हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि क्या इस तरह का चेंज पहली बार आ रहा है, जवाब है नहीं। आज से 100 साल पहले जब पहली बार सेंट्रल बैंक पैदा हुआ था 1914 में, फेडरल रिजर्व जो यूएसए में पैदा हुआ, उससे पहले वहां का सिस्टम कैसा था? क्या आपको पता है कि अमेरिका में 19वीं सदी में 800 प्राइवेट करेंसीज थी। 800 प्राइवेट करेंसीज क्यों थी? क्योंकि वहां पर सेंट्रल बैंक जैसा कोई सिस्टम नहीं था। लोग, प्राइवेट बैंक होते थे, वो अपनी हुंडी लिखते थे, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते थे। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करते थे? मान लीजिए आपने टेक्सास में $10,000 की हुंडी यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिया। अब
आपने इसलिए लिया क्योंकि रास्ते में कोई पैसा चोरी कर लेगा, आपको खतरा है, तो आपने न्यूयॉर्क के अंदर जाके वो $10,000 की जब हुंडी दी वहां के बैंक को, बैंक की ब्रांच को, तो उसने उसके ऊपर 5%, 10%, 15% डिस्काउंट काट के आपको पैसे दे दिए। तो इसको कहते थे नॉट एट पार चेकिंग सिस्टम। तो उस समय फेडरल रिजर्व ने देखा कि यार ये 800 प्राइवेट करेंसियां हैं, अगर एक करेंसी कर दी जाए और वो एट पार हो, यानी कि टेक्सास में भी वो $10,000 का डिमांड ड्राफ्ट और न्यूयॉर्क में भी $10,000 ही आपको मिलेंगे। तो उस समय के हिसाब से जब सेंट्रल बैंकिंग आई तो बहुत बड़ा चेंज था और प्राइवेट करेंसियां खत्म हो गई। अब आ गया 100 साल बाद, 1914 से अब आ गया 2024, 110 साल कुल। अब सिस्टम कैसा है? अब सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड तो है पर कनेक्टेड है। उस समय सिस्टम डिसेंट्रलाइज भी था और डिस्कनेक्टेड भी था। सेंट्रल बैंक ने उसको सेंट्रलाइज करके कनेक्टेड किया। अब उल्टा है, अब सिस्टम डिसेंट्रलाइज तो है पर कनेक्टेड है, यानी कि अगर मैं बिटकॉइन से दुनिया से किसी भी जगह पेमेंट करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, पर सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। तो अब ये एक नई हिस्ट्री, नया इतिहास यहां रचा जाना शुरू हो गया। अब इस नई हिस्ट्री को हम पिछले 100 साल की हिस्ट्री के बिल्कुल आमने सामने रखते हैं। तो पिछले 100 साल की हिस्ट्री क्या है? डॉलर। डॉलर इज द ग्लोबल रिजर्व। ठीक है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ बंधा हुआ था। $35 एक आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर थे। 1971 आता है, रिचर्ड निक्सन कहता है कि हम आपको गोल्ड विंडो के अंदर गोल्ड नहीं देंगे, हम गोल्ड विंडो की कदर करते ही नहीं। आपको डॉलर के अंदर पेमेंट लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ भाड़ में। यानी कि अब दुनिया के अंदर गोल्ड बैक्ड करेंसीज का जमाना खत्म हो गया। अब सिर्फ फ्लोटिंग करेंसीज का जमाना आ गया। अब फ्लोटिंग करेंसीज का जमाने का मतलब है कि ये कभी अप जाएंगी, कभी नीचे जाएंगी, कभी अप जाएंगी, कभी नीचे जाएंगी। डू यू नो पिछले 50 साल में 100 से ज्यादा करेंसी क्राइसिस हो चुके हैं। जीरो हो चुकी है 100 से ज्यादा करेंसी क्राइसिस। और एक फिएट करेंसी की एवरेज एज अब सिर्फ 28 साल है। ओह, सिर्फ 28 साल। 28 साल की उम्र होती है एवरेज एज, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। एवरेज एज 28 साल है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम डॉलर के सामने इसलिए झुके हुए थे कि हमें पता था कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी अगर डॉलर है तो इसके सामने कौन है कि हम एक जगह से ट्रांसफर करें, दूसरी जगह ट्रांसफर हो भी जाए और वो उस ट्रांसफर को माने। बिटकॉइन से पहले तो सिर्फ वो डॉलर ही था। अब बिटकॉइन आ गया। बिटकॉइन के साथ साथ और क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई और ब्लॉकचेन एसेट्स भी आ गए। तो पहली बार जो पिछले 100 साल का इतिहास था वो अब उसके सामने एक चैलेंजर आ गया जो ब्लॉकचेन के कारण सामने खड़ा होना शुरू हो गया। और इसके अंदर ये चैलेंजर कोई छोटा मोटा चैलेंजर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 में 100 देश थे, 2024 में लगभग 200 देश हैं, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि 2050 तक कितने देश होंगे, तो इसका जवाब ये है कि ये सवाल ही गलत है। क्योंकि 2050 तक नेशन स्टेट का पूरा रूप बदल चुका होगा, वो नेटवर्क स्टेट में बदल चुका होगा। और तब हो सकता है 2000 नेटवर्क स्टेट्स हो, 20,000 नेटवर्क स्टेट्स हो, 5,000 नेटवर्क स्टेट्स हो या 20 नेटवर्क स्टेट्स हो। ये एक इतना बड़ा चेंज आ रहा है
कि आने वाले समय के बाद अंदर हम पूछेंगे कि नेशन स्टेट कहां गई। बट मेरा यहाँ पॉइंट है सर, जैसे लोग इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि ज्योग्राफीज और बॉर्डर्स तो खत्म नहीं होने वाले, यस, और रीजीन्स और पॉलिटिकल सिस्टम भी खत्म नहीं होने वाला। जैसे एक ज्योग्राफी है, उसको बॉर्डर डिफाइन कर रहा है। नेटवर्क स्टेट एक वर्चुअल स्टेट है जो इंटरनेट के ऊपर है, और जो हम नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो एक फिजिकल टेंजिबल पैरामीटर्स भी हैं, जैसे कि एक बाउंड्री है, एक लैंड है, ज्योग्राफी है, उसके अंदर एक लीडर है जिसको लोगों ने सिलेक्ट किया है, राइट, थ्रू वोटिंग और थ्रू डेमोक्रेसी, और कहीं पे ऑटोक्रेसी भी है जहाँ पे वो विद थ्रू फोर्स है। तो वो तो एग्जिस्ट करने ही वाला है। और तो नेटवर्क स्टेट और नेशन स्टेट का अभी हम, क्योंकि शायद मैं डिस्कशन में अर्ली हूँ, क्योंकि अभी हमने नेटवर्क स्टेट को भी समझना है, तो शायद ये क्वेश्चन अभी अर्ली है, मैं चाहूंगा कि इसको आप बाद में भी ले सकते हो। बट जो नेशन स्टेट्स है उनका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जानता हूं कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है जो डिसरप्ट हो रहे हैं, बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नेशन स्टेट विल ऑलवेज रिमेन देयर। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसके और बारीकी बताता हूं। जैसे हमने कहा कि नेशन स्टेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बॉर्डर। यहां तक तो हमें बात कॉमनली समझ, बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर रहेगा, पर बॉर्डर ट्रीट कैसे होता है। जैसे आपको मैं दो बड़ी हैरान करने वाली उदाहरणें बताता हूं। नेशन स्टेट्स तो काफी सालों से हैं, रादर कई दशकों सेंचुरी से हैं। इंग्लैंड 500 साल पहले भी था, फ्रांस 500 साल पहले भी था। बट आप बॉर्डर को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो पासपोर्ट? पासपोर्ट क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में जाने की परमिशन। ओके, पासपोर्ट पहली बार 1950 और 60 के बीच में यूज होना शुरू हुआ। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। डू यू नो, हवाई जहाज से जब आप यात्रा करते हैं तो ये जो सिक्योरिटी चेक से आप गुजरते हैं, ये कब शुरुआत हुई? 1990 के आसपास। जैसे आज की तारीख में आप बस यात्रा करते हैं, रेलवे यात्रा करते हैं, टिकट ली और बस में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ गए, वैसे ही 1990 से पहले लोग टिकट लेते थे और हवाई जहाज में चढ़ जाते थे। तो बॉर्डर का आप इस्तेमाल, बॉर्डर का यूसेज आप कैसे करते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि नेटवर्क स्टेट जो चेंजेस लेके आने जा रहा है, उससे बॉर्डर्स रहेंगे, पर बॉर्डर्स के इस्तेमाल करने की, बॉर्डर्स को यूज करने की परमिशंस के तरीकों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। इसलिए बिटकॉइन या ब्लॉकचेन से जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को मैं आपको थोड़ा सा एक और तरीके से समझाना चाहता हूं। और हम नेशन स्टेट के सिर्फ एक एलिमेंट, मनी पर फोकस करते हैं। जब बिटकॉइन आया तो एक बार तो लोग हैरान रह गए कि ये भला क्या है। 2-3 साल तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर धीरे धीरे बिटकॉइन ने जब अपनी जगह बनाई, तो बिटकॉइन एक खास किस्म की ट्रस्ट मशीन बन गई। बिटकॉइन ने दुनिया की पहली पीयर टू पीयर ग्लोबल मनी बना दी, बॉर्डरलेस मनी बना दी। ये सब तो हुआ, पर जब लोगों ने देखा कि यार, अगर बिटकॉइन के जरिए हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जहां वैल्यू पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दुनिया के किसी भी हिस्से में किन्हीं भी लोगों के बीच में ट्रांसफर हो सकती है, तो ऐसा एक सिस्टम ही क्यों हो, ऐसे बहुत सारे सिस्टम बनाए जा सकते हैं। तो लोगों ने देखा कि हम एक ब्लॉकचेन क्यों बनाएं, लोगों ने मल्टीपल ब्लॉकचेन्स बनानी शुरू कर दी। तो अब इतिहास बना प्री बिटकॉइन करेंसीज और पोस्ट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज। तो करेंसीज यानी कि मनी की दुनिया के अंदर अचानक एक एक्सप्लोजन आया, जिसको काम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी बोला जाता है, कि अब
मनी की एक किस्म नहीं पैदा हुई, मनी की बहुत सारी किस्में पैदा होनी शुरू होगी। मनी के अंदर एक बात कही जाती है, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है जिसको आप संभाल के रखते हैं, जिसकी वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ती है, जैसे गोल्ड होता है। तो बिटकॉइन ने जो रूप अख्तियार किया वो था डिजिटल गोल्ड। अगर आप पिछले 15 साल में बिटकॉइन की हर साल वैल्यू को एवरेज आउट कर लें तो बिटकॉइन का जो सालाना रिटर्न है वो लगभग 150% है। 150%। तो एक तरह से डिजिटल गोल्ड तो ये है। पर सवाल है कि बिटकॉइन के बाद तो और करेंसीज भी आई, इथीरियम। अब इथीरियम ने ऐसा कौन सा कमाल किया? इथीरियम और बिटकॉइन में फर्क क्या था? बहुत सारी चीजें सेम थी, उसका भी प्रूफ ऑफ वर्क था और इथीरियम का प्रूफ ऑफ वर्क था उस समय पहले। फर्क सिर्फ इतना था कि इथीरियम के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते थे और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप नई करेंसीज क्रिएट कर सकते थे, विच मीन्स कि अब उसके ऊपर आप एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लो, आईसीओ करो, फंडिंग लो और एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगी। आपको पता है कि ये बैट टोकन, फाइलकॉइन टोकन, ऑगर टोकन, ऐसे बहुत सारे टोकन इथीरियम के ऊपर आईसीओ के रूप में आए हैं। यानी कि अब मनी सिर्फ कैश या डिजिटल गोल्ड ही नहीं है, अब मनी कैपिटल भी बन गई यहां पर। यानी कि आपने इथीरियम दिया, बदले में 6400 मुझसे बैट टोकन ले लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने ये सब काम किया। और ये सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुआ हो या एक आईसीओ के जरिए हुआ, ऐसा तो नहीं है। ऐसी सैकड़ों और हजारों क्रिप्टो करेंसियां पैदा हो गई। तो एक मनी डिजिटल गोल्ड बन गई, एक मनी कैपिटल बन गई, फिर एक मनी यूटिलिटी बन गई। जैसे बैट टोकन एक यूटिलिटी टोकन है, फाइलकॉइन एक यूटिलिटी टोकन है। आप आज की तारीख में बिट टेंसर जैसा प्रोजेक्ट देखते हैं जो डिसेंट्रलाइज कंप्यूट है, वो एक यूटिलिटी टोकन है। अब बिटकॉइन भी पीयर टू पीयर है, इथीरियम भी पीयर टू पीयर है और ये सारे टोकन्स भी पीयर टू पीयर हैं। यानी कि अब एक करेंसी नहीं, दो करेंसी नहीं, हजारों करेंसीज के पैदा होने के रास्ते खुल गए। यानी कि जिस मनी को नेशन स्टेट कंट्रोल करता था उसको फिएट करेंसी या लीगल टेंडर के नाम पर थ्रू लॉ, लेजर और बाकी सारी चीजों के जरिए एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी मनी के ऊपर नेशन स्टेट की, वो मोनोपोली खत्म हो गई। डैश, मोनेरो जैसे, जी कैश जैसे कॉइन्स आ गए जहां पर किसने किसको कितने पैसे भेजे आप ये भी नहीं ढूंढ सकते। यानी कि अब मनी की एक प्रकार नहीं आई, अब मनी की कई किस्में आनी शुरू हो गई, क्योंकि मनी अब प्रोग्रामेबल हो गई। ब्लॉकचेन पर आप मनी को किसी भी तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो जिसकी जैसी जरूरत। सिर्फ इथीरियम के लेयर 2 नेटवर्क्स के ऊपर लगभग 70 से 80 उनके ऊपर लेयर 2 चैनल्स हैं इस समय। सिर्फ इथीरियम के ऊपर 20 से 30 मिलियन ट्रांजैक्शंस डेली हो रही हैं। सोलाना के ऊपर 40 से 50 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और दूसरी जो चेन्स हैं उनके ऊपर लगभग 20 से 30 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे। अगर मैं रोज की एवरेज लगाऊं ब्लॉकचेन्स के ऊपर, इन ट्रिपल एंट्री लेजर्स के ऊपर 80 से 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे, और जिसमें एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 सेंट से 10 सेंट से ज्यादा नहीं है। 1 सेंट यानी कि 1 रुपए से भी कम।
आप सोचिए ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर ट्रस्ट की कॉस्ट ड्रास्टिकली कितनी ज़्यादा कम हो गई है और एफिशिएंसी लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और ये अब पीयर टू पीयर प्लैनेटरी लेजर है। ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी लेजर्स बन रही हैं, विच मीन्स जिसके अंदर एक नया आइडिया है, जिसके अंदर कम्युनिटी को एक आइडिया के अंदर बांधने की शक्ति है, वो एक नई करेंसी, मनी की एक नई फॉर्म बिल्ड कर सकता है। और सोचिए कि ये जो 80 से 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस डेली हो रही हैं, इनके पीछे जो यूजर्स हैं, जो आपने बताया 560 मिलियन, ये क्या 560 मिलियन तक खड़े रहेंगे? नहीं, ये फिगर कब 2 बिलियन हो जाएगी, 4 बिलियन हो जाएगी और 5 बिलियन या 6 बिलियन हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। विच मीन्स कि नेटवर्क स्टेट बहुत सारी जनता को जितना दूर नजर आ रहा है, वो असल में उतना ही पास है। हमने कहा कि नेशन स्टेट एक ऐसा गीला पहाड़ है जो अब धीरे धीरे धंस रहा है और उसकी जगह एक नई रियलिटी सामने आ रही है, जिसको हम कह रहे हैं नेटवर्क स्टेट। और इस नेशन स्टेट के अंदर 3 लेयर्स और 9 एलिमेंट्स हैं। फिजिकल लेयर, बॉर्डर, कंसेप्चुअल लेयर, मनी, लॉ, लेजर एंड लेबर रिवॉर्ड, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन लेयर, जिसके अंदर बैंक्स, टैक्सेशन, कॉरपोरेट्स और पॉलिटिकल रिजीम आते हैं। जब हमने ये 9 चीज़ें डिस्कस की, तो इसके बाद हमने कहा कि अब लेजर टेक्नोलॉजी जो पिछले 500 साल से डबल एंट्री लेजर थी, अब ब्लॉकचेन के कारण वो ट्रिपल एंट्री लेजर हो गई है। तो अब एक लेजर को मैनेज करना बहुत लो कॉस्ट हो गया है। जो काम बैंक्स करते थे, स्टॉक एक्सचेंजेस करती थी, सरकारें करती थी, अब लेजर मैनेजमेंट का काम ही डिसेंट्रलाइज हो गया है। तो जब लेजर मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, तो बीच में बैठे हुए ये जो इंटरमीडियरीज हैं, सरकार, रेगुलेटर्स, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह वगैरह वगैरह, अब इनकी ज़रूरत ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। तो अब ये नेशन स्टेट की डिसरप्शन शुरू हो चुकी हुई है। अब इसमें हमने डिस्कस सबसे पहले की मनी। अब मनी के अंदर बिटकॉइन आता है, वो मनी एज कैश को डिसरप्ट कर देता है, अब डिजिटल कैश बन गया। इथीरियम आता है, वो मनी एज कैपिटल को डिसरप्ट करता है, आप ईथर दो और दूसरे टोकन खरीद लो। फिर आता है मनी एज यूटिलिटी, बैट आ गया, फाइल कॉइन आ गया और बहुत सारे कॉइन्स आ गए। फिर मनी एज प्राइवेसी। अब हुआ क्या है कि मनी अब बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे टोकन्स के रूप में पैदा हो गई है। अगर हमें आज मनी को समझना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंसान मनी का असल में इस्तेमाल कैसे करता है। तो इन रियलिटी इंसान को अगर ध्यान से हम देखें, तो वो बेसिकली एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। एक तरफ से इनकम आती है और दूसरी तरफ से इनकम जाती है। एक इनकम है, दूसरा एक्सपेंडिचर है। अब मान लीजिए आप कमाते हैं, एक कंपनी में नौकरी करते हैं और आप 2 लाख रुपया महीने की एक इनकम एंट्री है, पर वो जब खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो वो आगे 20, 50, 100 एंट्रीज में तब्दील हो जाता है। कार की किस्त, घर की किस्त, बच्चे की स्कूल फी, बच्चे की ट्रांसपोर्ट फी, क्रेडिट कार्ड की किस्त, ग्रोसरी का बिल वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब क्रिप्टो के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, नेटवर्क स्टेट के अंदर ये कैश फ्लो चेंज हो जाएगा। एक सोर्स इनकम था, 100 एक्सपेंडिचर के तरीके थे, पर अब इस दुनिया के अंदर इनकम भी एक सोर्स के साथ नहीं होएगी, इनकम भी बहुत सारे सोर्सेस के साथ होएगी। और जैसे इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर के सोर्सेस भी उसी तरह से बदलते रहेंगे।
ये जो कैश फ्लो चेंज है ये आने वाले 100 सालों को डिफाइन करेगा। अब इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें कि खास मनी के कैरेक्टर में अब चेंज क्या हो रहा है। मनी अब टेरिटरी से इंडिपेंडेंट हो गई। यानी कि पहले क्या था, ये हिंदुस्तान की मनी है रुपी, ये अमेरिका की मनी है डॉलर, ये जापान की मनी है येन। अब क्या हुआ, अब ये मनी टेरिटरी से हटके एक नई किस्म की डेफिनेशन में आ गई। बिटकॉइन के पीछे कोई टेरिटरी नहीं है, इथेरियम के पीछे कोई टेरिटरी नहीं है, तो अब मनी टेरिटरी से इंडिपेंडेंट हो गई। पहले क्या था, आपका बैंक अकाउंट काशिफ, मेरा बैंक अकाउंट सुनील अग्रवाल। बट आने वाले समय में अब ये जो नेटवर्क स्टेट जैसा कुछ नया बन रहा है, इसके अंदर वैलेट है और इसके अंदर जरूरी नहीं आपके वैलेट का केवाईसी हो। यानी कि एक बंदे के 2 वैलेट भी हो सकते हैं, 10 वैलेट भी हो सकते हैं, 100 वैलेट भी हो सकते हैं। अब ध्यान से सोचिए कि एक समय आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी था ग्लोबल ट्रांजैक्शन करने के लिए, पर आज ग्लोबल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा चेंज नेशन स्टेट के खत्म होने के कारण में तब्दील हो रहा है। आप मनी को जब समझते हैं तो मनी के 3 फंक्शंस की बात करते हैं कि मनी यूनिट ऑफ अकाउंट है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मनी स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक, अब मान लीजिए मैंने आपको बिटकॉइन या किसी ईथर या सोलाना किसी क्रिप्टो टोकन में ट्रांसफर करनी है, तो हम बात कैसे करेंगे, काशिफ मैं आपको $1000 के टोकन भेजना चाहता हूं, तो हम आपस में डिसाइड करके कहते हैं कि $1000 तो हो गए यूनिट ऑफ अकाउंट। अगर मैंने $1000 के आपको सोलाना भेजे, तो अगर $100 का एक सोलाना है तो मैंने आपको 10 सोलाना के टोकन भेज दिए। यानी कि यूनिट ऑफ अकाउंट डॉलर रहा और मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया सोलाना। अब मेरे पास मान लीजिए सोलाना भी पड़े हैं, बैट भी पड़े हैं, फाइल कॉइन भी पड़े हैं। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि इन तीनों में से मैं स्टोर ऑफ वैल्यू किसको बनाऊंगा। हो सकता है बिटकॉइन को बनाऊं, पर अगर मान लीजिए मेरा कोई बहुत बड़ा वेबसाइट है और उसकी स्टोरेज के लिए मुझे फाइल कॉइन चाहिए, तो मैं वहां फाइल कॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू इस्तेमाल करूंगा, बिटकॉइन को नहीं करूंगा। यानी कि अब यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू आपस में इंडिपेंडेंट हो गए। जो पहले फिएट करेंसी ने तीनों एक ही जगह बांध के रखे हुए थे, ये जो चेंज है, आप सोचिए अब आम आदमी डिसाइड करेगा कि किस करेंसी को यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह इस्तेमाल करना है, किस करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल करना है और किस करेंसी को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह इस्तेमाल करना है। और सोचिए 8 अरब लोग जब इसको अपनी आज़ादी के बेसिक फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो नई दुनिया होगी वो बहुत बहुत डिफरेंट होगी। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इंस्टेंट हो रही हैं, लो कॉस्ट हो रही हैं और ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली सेटलमेंट में तब्दील हो रहा है। यानी कि अब किसी सीए की ज़रूरत नहीं है, किसी बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम एक ऑटोमेटिक ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मनी अगर डिसरप्ट हो गई तो समझ लीजिए नेशन स्टेट का सबसे बड़ा इक्के का पत्ता टूट गया। सो देखिए, जो नेटवर्क स्टेट की बात हम जब कर रहे हैं तो उसमें हमने मनी को डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से नेटवर्क स्टेट की जो मनी होगी
वो ट्रू सेंस में यूनिवर्सल होगी, वो टेरिटरी से बंधी भी नहीं होगी, बॉर्डरलेस होगी। और जो कि हम देख ही रहे हैं कि जैसे बिटकॉइन है बॉर्डरलेस है, इथेरियम है बॉर्डरलेस है, जितने भी टोकन्स हैं। और हम जो फियाट करेंसीज के अंदर जो सबसे बड़ा जो हम एक चैलेंज ये देखते हैं कि वो बॉर्डर्स के विद इन यूज़ होती है। देखिए, कोई भी नेशन स्टेट है उसका ये मानना होता है कि उस नेशन स्टेट की जो सबसे ताकतवर चीज़ होती है, जो उसे नेशन बनाती है, राइट, जो उसे एक अलग पहचान देती है, जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो मनी है। और इसीलिए नेशन स्टेट का ये मानना होता है कि जो मनी है उसके ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि नेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है कि कौन सी पॉलिसी बननी है, बजट कैसे होगा, टैक्सेस कैसे होंगे, प्लानिंग कैसे होनी है, जीडीपी कैसे होनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होना है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अगर नेशन स्टेट का कंट्रोल खो देंगे तो नेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेशन एग्जिस्ट ही तब करती है जब नेशन के पास कंट्रोल होता है मनी और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। हाउ डू यू सी के जब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क स्टेट्स की, जो कि ऑन टॉप ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन्स रहने वाली है, जो फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा उस नेटवर्क स्टेट में ट्रांजिशन कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली तो वो जोग्राफीज़ में रह रहे होंगे जो कि डिफाइन होगी नेशंस के द्वारा। तो आपको क्या लगता है, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे या नेशन स्टेट नेटवर्क स्टेट को एज अ एलियन या उससे फाइट करेगा? हाउ डू यू सी, क्योंकि मनी को डिसरप्ट करना इतना आसान नहीं होगा नेटवर्क स्टेट पे जाने के लिए, कि नेटवर्क स्टेट में अचानक इतना विशाल रूप ले लिया मनी ने, तो क्या नेशन स्टेट उसे रेजिस्ट नहीं करेगा? देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि नेशन स्टेट के अंदर जो मनी है डिसरप्ट हो रही है, तो नेचुरली नेशन स्टेट के अस्तित्व को खतरा होगा। बट एक आम इंसान की अगर ज़िंदगी को देखा जाए तो उसकी लाइफ में नेशन स्टेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ें भी होती हैं। जैसे नंबर 1, उसकी अपनी फैमिली, अपना शहर, अपना कल्चर, अपना रहन सहन, अपने यार दोस्त, अपनी कम्युनिटी। नेशन स्टेट की अगर मनी के ऊपर मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी तो ये बाकी चीज़ें जो मैंने बोली हैं ये थोड़ा चेंज होंगी इंसान की ज़िंदगी के अंदर। मेरा अभी यहाँ सिर्फ इतना कहना है कि नेशन स्टेट की मनी के ऊपर मोनोपोली ख़त्म हो रही है, उसके सामने और चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो चेंज है ये शुरू हो चुका हुआ है। पर अगर इस चीज़ की पूरी पिक्चर को अगर आपने देखना है तो आपको जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर नेशन स्टेट की मोनोपोली है, उसको भी समझना पड़ेगा। वो है लॉ, लेजर, लेजर फ्रेमवर्क और लेबर। तो पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लॉ से शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की तारीख में लॉ का क्या मतलब है? लॉ का सिंपल मतलब ये है कि पार्लियामेंट है और स्टेट्स के अंदर विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं जो कानून बनाती हैं और उनके पालन के लिए सरकारें हैं, चुनी हुई सरकारें। बट सवाल है कि आम आदमी के पास तो जो वोट का अधिकार है वो 5 साल में एक ही बार है। उसके बाद लॉ बनाना, लॉ का पालन करवाना सरकार का काम है, ओके, या संसद या विधानसभा का काम है। बट अब हम जिस समय में हैं, बिटकॉइन का लॉ किसने बनाया? वो तो एक प्रपोजल था, वो तो एक प्रोटोकॉल है। इथेरियम का लॉ किसने बनाया? वो तो एक प्रोटोकॉल है। उसके ऊपर सॉलिडिटी के अंदर आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दुनिया का कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी हिस्से से डिप्लॉय कर सकता है। अब जब वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो ट्रांजैक्शंस एक प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं, एक रूल स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको ईथर भेजा या बिटकॉइन भेजा तो वो कोई लॉलेस है, उसके अंदर एक रूल सिस्टम काम कर रहा है। तब ये नया जो रूल सिस्टम आ रहा है ये लॉ को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि अब आपको
विश्वास है कि ये चीजें काम कर रही हैं, पर बीच में कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है जिसको आपको जाके जी हुजूरी करनी पड़े कि भाई ये हमारा काम करवा दीजिए। अब ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए कि अगर दुनिया भर में ट्रांजैक्शन करने की कॉस्ट $0.01 है, 1 सेंट, मैक्सिमम से मैक्सिमम लगा लीजिए तो 10 सेंट है। अगर दुनिया में कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इतनी कम हो जाए, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने की कॉस्ट $1 से $10 के बीच में आ जाए, तो ये एक नए किस्म का कानून है जो डिजिटल कानून है। अब सवाल ये है कि जब दुनिया इस तरह की होगी तो उसमें जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं या जो आपकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनती है वो कैसे बनेगी? आज तो आप IND-AS, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो अकाउंटिंग रूल्स हैं उसको फॉलो करते हो। उसके अंदर एबिटा रूल्स फॉलो करते हो, कौन सी चीज़ कैपिटल एसेट होएगी, लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन क्या होएगी, एबिटा की डेफिनेशन क्या होएगी। अब ये लेजर फ्रेमवर्क बदल जाएगा। अब ब्लॉकचेन के हिसाब से कि ये सोलाना का टोकन है, ये इथीरियम का टोकन है, ये बिटकॉइन का टोकन है, इस पर डिसाइड होगा। तो इसका मतलब है कि आपका अब लेजर फ्रेमवर्क पूरा का पूरा बदल गया। पहले आप क्या करते थे, 3 महीने के बाद क्वार्टरली बैलेंस शीट बनती थी, साल के बाद एक एनुअल बैलेंस शीट बनती थी। अब आपको वो बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको किसी एक्सपर्ट को, किसी सीए को हायर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, लॉ और लेजर यहां दोनों बदल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय के अंदर स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, मेन स्ट्रीम हो जाएगी। अब आपको ना सीए की ज़रूरत है, ना एमपी की ज़रूरत है, ना किसी पार्लियामेंटेरियन के पास या किसी पॉलिटिशियन या किसी ब्यूरोक्रेट के पास जाके कि ये कानून आप बना दीजिए, उसकी ज़रूरत है। तो लॉ और लेजर का ये एक नया निज़ाम पैदा हो रहा है। ना केवल ये, आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। आज की तारीख में आपने डाओ के बारे में सुना होगा, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मैं उदाहरण देता हूं मेकर डाओ की। मेकर डाओ बेसिकली क्या है? मेकर डाओ के अंदर आपने मान लीजिए अपने 10 ईथर जमा कराए। ठीक, 10 ईथर जमा कराए और 10 ईथर के बदले में आपने 50% उसकी लिक्विडिटी ले ली। मान लीजिए एक ईथर $3000 का है, तो $30,000 की मार्केट वैल्यू हो गई। आपने वहां से $15,000 की लिक्विडिटी ले ली। अब इस सिस्टम के अंदर आपने किस इंसान से बात की? किसी से नहीं। ये सिस्टम कौन रन कर रहा है? कोई एक बंदा नहीं। ये सिस्टम रन कर रही है एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं मेकर डाओ। यानी कि अब आपको आईसीआईसी जैसी एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है बैंकिंग फंक्शन करने के लिए। आपको एचडीएफसी बैंक की या रिलायंस जियो की जरूरत नहीं है एक कॉरपोरेट एक्टिविटी करने के लिए। यानी कि अब आपका ना केवल लॉ बदल रहा है, ना केवल लेजर बदल रही है, अब आपका सिस्टम नए सलीके से डिजाइन हो रहा है। और लास्ट में आ गया लेबर। 4 मोनोपोलीज है ना नेशन की, मनी, लेजर, लॉ और लेबर। अब मैं लेबर पर बात करता हूं। जब आप बैट यूज करते हैं, ब्रेव ब्राउजर यूज करते हैं, तो वो किस तरह से आपको बैट देते हैं? आपकी अटेंशन को टोकनाइज करते हैं। आपने कितने मिनट ब्रेव ब्राउजर यूज किया है,
कितनी एड्स देखी हैं उसके हिसाब से वो आपको बैट टोकन देते हैं। आपने बैट लिया, ज़ेपर पर गए और वहां पर सेल आउट करके आपने रुपी में ट्रांसफर कर लिया। एक सिंपल सा तरीका है। अब अगर आपने 10,000 रुपए के बैट हासिल किए तो इसका मतलब है कि आपने अपनी अटेंशन से कमाया। जो आप एक ब्राउजर के ऊपर अपनी अटेंशन दे रहे हो, आपने कभी सोचा था कि गूगल क्रोम यूज कर रहे होंगे तो गूगल आपको पैसे देगा? वक्त को बेसिकली आपने दिया। यस। तो अब ये तो हो गया कि आप अटेंशन से कमा रहे हो। अब आपकी लेबर यहां पर हाथ की लेबर नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, आपकी सिर्फ अटेंशन से आप कमा रहे हो। मान लीजिए आपके पास 4 पुराने कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और वो कंप्यूटर्स आप डेली इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर एक एक कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए 500 GB हार्ड डिस्क है। अगर आप इन 4 कंप्यूटर्स की 500 GB की हार्ड डिस्क को, फाइल कॉइन को रेंट आउट कर दो, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अब उस डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज से आप कमा सकते हो। रोज के आप 10, 20, 50 डॉलर कमा सकते हो। इसका मतलब क्या है? अब आपकी लेबर बन गई डेटा स्टोरेज, आप वहां से कमा रहे हो। तो इस तरह से आपके पास अब कमाने के एक नहीं बहुत सारे टोकन वाले रास्ते खुल गए। तो जैसे अब आज हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक उबर का ड्राइवर मिल गया जिसके पास 10-12 क्रिप्टो करेंसियां हैं। और वो उबर से भी कमा रहा है और क्रिप्टो से भी कमा रहा है। यानी कि जो रास्ते खुल रहे हैं और इन रास्तों के ऊपर किसी का पहरा नहीं है। तो मनी की, लॉ की, लेजर की और लेबर की जो मोनोपोली थी नेशन स्टेट की, वो मोनोपोली अब खत्म हो गई। अब आप कहेंगे कि ये चारों चीजों के ऊपर, मनी, लॉ, लेजर और लेबर के ऊपर नेशन स्टेट की मोनोपोली खत्म हो गई। अगर नेशन स्टेट की मोनोपोली खत्म हो गई तो ये चारों चीजें अब किस चीज से ताकत हासिल कर रही हैं? वो चीज का नाम है नेटवर्क। इन सब चीजों के पीछे अब नेटवर्क आके खड़ा हो गया। अब इससे नेटवर्क ने कई नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। जैसे नंबर 1, अब हर ट्रांजैक्शन के पीछे इंक्रिप्शन है, क्रिप्टोग्राफी काम कर रही है, और जो किसी भी नेशन स्टेट की वायलेंस, उसकी धक्केशाही से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। पहले हम फिएट करेंसी, फिएट इकोनॉमी की बात करते थे। अब उसकी जगह जो नई चीज़ पैदा हो रही है वो है क्रिप्टो इकोनॉमी। पहले हम सरकारी न्यूज़पेपर, सरकारी चैनल की बात करते थे, पर इस नए सिस्टम में सब कुछ पीयर टू पीयर हो रहा है। यानी कि आप दुनिया के अंदर कहीं भी किसी के साथ भी जब चाहें डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से समझिए। नेशनल का ज़माना अब रिप्लेस हो रहा है सोशल और ग्लोबल के ज़माने के से। ये बहुत बड़ा चेंज है। आज आप अपनी सोच को नेशन के साथ देखिए और अपने आने वाले जनरेशन की सोच को सोशल के साथ देखिए, तो देशभक्ति की डेफिनेशन भी यहाँ पर बदल रही है। हमें ज़्यादा बेहतर राष्ट्रभक्त होने की बजाय ज़्यादा बेहतर इंसान होने की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये एक नया सिस्टम बिल्ड हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए पर्सनली कहीं जाना पड़े। अब लोग ज़्यादा काम रिमोट कर रहे हैं। अब सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से काम करता है, तो अब आपको लॉ के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो आपको सरकार पर विश्वास करने की बजाय एक पर्टिकुलर टोकन, पर्टिकुलर अनाउंसमेंट या पर्टिकुलर चीज़ के पीछे क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन, आप उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हम नेटवर्क की दुनिया के अंदर आ गए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं थर्ड लेयर, इंस्टीट्यूशंस। नेशन स्टेट के अंदर 4 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको वो डोमिनेट करती है, मोनोपोलाइज करती है। नंबर 1 बैंक्स, टैक्सेशन, कॉरपोरेशंस और चौथी पॉलिटिकल रिजीम। ये 4 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हर आदमी के ऊपर नेशन स्टेट का दबदबा हो जाता है। बट अगर कॉन्सेप्चुअल मोनोपोली टूटेगी तो इंस्टीट्यूशनल मोनोपोली भी टूटेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बैंकों की, कि बैंकों के अंदर अब उनकी मोनोपोली कैसे टूटेगी। बैंक होता क्या है? बैंक के बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं। एक होता है पेमेंट फंक्शन, कि वो पैसा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसफर करवाता है। ये तो पहला हो गया, जो ब्लॉकचेन्स ने पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स के अंदर बदल दिया। पर बैंक का दूसरा फंक्शन होता है लेंडिंग फंक्शन, कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप बैंक के पास गए और आपने वहाँ से उधार ले लिया। और आज की तारीख में बैंक से बेहतर आपको उधार कहीं से मिलने की संभावना बहुत कम होती है, तो इसलिए आपको लगता है कि बैंक की मोनोपोली है, ठीक। बट अब ब्लॉकचेन की दुनिया में एक नया पूरा सेक्टर खड़ा हो गया जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, DeFi। अब आपको अगर कर्जा लेना है तो आप DeFi के किसी प्लेटफॉर्म पर जाओ और वहां पर आप कर्जा ले सकते हो। आप कंपाउंड पर जाके ले सकते हो, आप आवे पर जाके ले सकते हो, और ऐसे बहुत सारे हैं। ना केवल आप कर्जा ले सकते हो बल्कि आप किसी एक्सचेंज के ऊपर जाके, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाके, जैसे यूनिस्वैप है, आप कोई टोकन बाय और सेल भी कर सकते हो। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये काम तो बैंक्स करते थे और एक्सचेंज बैंक के साथ मिलकर काम करती थी। आप जब भी HDFC का टोकन शेयर बेचते थे तो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते थे। अब यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर आपको किसी बैंक पर जाने की जरूरत नहीं है, DeFi इंस्टीट्यूशन ही टोकन ट्रांसफर आपका हैंडल करेगी। उसी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो, लोन पे बैक भी कर सकते हो। ये तो हो गया कि आपने लोन लिया, लोन पे बैक किया। अगर मान लीजिए आपने लोन सही टाइम पर पे बैक नहीं किया है, तो बैंक के पास ताकत होती थी कि वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन करके रिकवर कर ले, पैसा अपना रिकवर कर ले। तो आप सोचेंगे कि ये ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर ये कैसे होगा? अरे साहब, ब्लॉकचेन की दुनिया में ये भी हो रहा है। अगर किसी DeFi प्लेटफॉर्म पर आपने वक्त पर पैसे जमा नहीं करवाए तो ऑटोमेटिकली ऑक्शन कॉन्ट्रैक्ट किक इन हो जाता है। आपको कुछ घंटों के अंदर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप अपने पैसे दे दो। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो कोलेट्रल है वो मार्केट में ऑक्शन कर दिया जाता है और पैसे रिकवर हो जाते हैं। यानी कि ये वो अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर NPA 0 है। आप जिन बैंकों की बात करते हैं नेशन स्टेट के अंदर, कभी आपने सोचा है कि इन बैंकों के अंदर बैड एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं? हिंदुस्तान के अंदर लगभग 150 लाख करोड़ के लोन एडवांसेस बैंकों ने किए हुए हैं, लगभग, मोटे मोटे तौर पर। और सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 8% इसके अंदर NPA है।
यानी कि 12 लाख करोड़ का एनपीए। और यहां हम एक नए सिस्टम में एंटर कर रहे हैं जहां एनपीए हमेशा 0 रहेगा। सो ना केवल पेमेंट और लेंडिंग फंक्शन रिप्लेस हुआ, बल्कि बैड एसेट्स की पॉसिबिलिटी भी 0 हो गई। क्योंकि उतना ही लेंड कर रहे हैं वहां पे जितना एसेट पड़ा। यस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब नेशन स्टेट का जो बैंक है, लोगों को उसके ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बेटर सिस्टम ब्लॉकचेन की दुनिया में, नेटवर्क स्टेट की दुनिया के अंदर बनना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे ये रेवोल्यूशन फैलेगा, लोगों को इसकी एफिशिएंसी, इसकी सिक्योरिटी और बहुत सारे फीचर्स के बारे में ऑटोमेटिकली पता चलना शुरू हो जाएगा। अब मैं इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए आपको उदाहरण देता हूं, और वो उदाहरण देता हूं, एक नया नेटवर्क आया है जिसका नाम है द ओपन नेटवर्क, जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में टॉन बोलते हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताऊं, आज से लगभग 5 साल पहले टेलीग्राम, जो एक सोशल नेटवर्क है और चैट एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर है, जिसके 900 मिलियन यूजर्स हैं, उन्होंने एक आईसीओ किया, अपना कॉइन लॉन्च किया ग्राम नाम का, GRAM, और उन्होंने कुछ लगभग 150-200 मिलियन डॉलर रेज भी कर लिए। बट अमेरिका उस समय आईसीओस के खिलाफ था, और उन्होंने क्या किया, टेलीग्राम को मजबूर कर दिया कि आप ये सारे के सारे पैसे वापस करो, और वो आईसीओ उस समय फ्लॉप हो गए। बट 5 साल बाद टेलीग्राम ने एक कम्युनिटी के जरिए नए तरीके से इस कोशिश को किया, और उस कम्युनिटी का नाम बना द ओपन नेटवर्क, और शॉर्ट में टॉन। अब आपकी हैरानी के लिए मैं आपको बताता हूं कि कुछ महीनों के अंदर, 2024 के कुछ महीनों के अंदर, उस नेटवर्क के अंदर 500 से ज़्यादा मिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उसके मेजॉरिटी यूजर्स जो हैं वो टेलीग्राम से आते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपको कोई एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, मान लीजिए आपको कोई वैलेट लॉन्च करना है, या कोई मार्केट प्लेस लॉन्च करना है, या कोई एक्सचेंज लॉन्च करनी है, तो आप क्या करते थे, उस एक्सचेंज पर जाते थे। अब किसी यूजर को अगर पता नहीं है तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो किसी पर 10,000 यूजर जाते थे, किसी पर 50,000 यूजर जाते थे, मार्केट फ्रेगमेंट हो जाती थी। अब क्या हुआ कि टेलीग्राम के यूजर्स को टेलीग्राम के अंदर ही इन एप्लीकेशंस के बारे में पता चल जाता है, और बिना कोई वैलेट डाउनलोड किए वो टेलीग्राम के अंदर से ही इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब टेलीग्राम के यूजर्स को उसके अंदर से ही इन एप्लीकेशंस की एक्सेस मिल जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो यूजर एडॉप्शन है, चाहे एक्सचेंज वहां आ रही है, या मार्केट प्लेस आ रहा है, या कुछ NFT का कुछ आ रहा है, तो सडनली वो एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। अब आप सोचेंगे कि यार 500 मिलियन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पर ये एक शुरुआती ट्रेंड है सिर्फ एक चैट एप्लीकेशन का, और वो भी कुछ महीनों का। आप थोड़ी देर के लिए इस गेम को यहां से एक नई इमेजिनेशन में लेके जाइए। आप इमेजिन करिए, आज से 2 साल बाद व्हाट्सएप, जिसके लगभग 2 बिलियन यूजर्स हैं, वो ऐसे किसी नेटवर्क के साथ, पॉलीगॉन के साथ, आर्बिट्रम के साथ, सोलाना के साथ, नियर के साथ, किसी के साथ टाई अप कर ले, और वहां पर एप्लीकेशंस लॉन्च होने दे, और अपने यूजर्स को उसके साथ कनेक्ट कर दे। तो सोचिए, 2 बिलियन यूजर्स एकदम से
ब्लॉकचेन की दुनिया में रातों रात एंटर कर जाएंगे। क्या आपको पता है कि पिछले 1.5-2 सालों में एआई के जरिए गूगल के ऊपर लोगों ने सर्च इंजन का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया है, और लगभग 1.5 साल हुआ है चैट जीपीटी को आए। ओके, बट एक चैट जीपीटी 5 दिन में 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचता है, और देखते देखते ये चीज आग की तरह फैल जाती है। फिर गूगल भी शुरू हो जाता है, Amazon भी शुरू हो जाता है, फेसबुक भी शुरू हो जाता है। आज की तारीख में आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर हाँ, मैं यूज मेटा नाम का एक छोटा सा लोगो देखते हैं, उसको क्लिक करें तो आप उसको कोई भी सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आपको गूगल के सर्च बार पर जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, सवाल आपको व्हाट्सएप के अंदर थ्रू मेटा मिल जाएगा। हाँ। अगर 2 अरब लोग व्हाट्सएप के मेटा एक्सेस कर रहे हैं तो उनको गूगल पर जाने की क्या जरूरत है? यानी कि गूगल का सर्च इंजन रातों रात उसका बिजनेस ड्रास्टिकली डेड हो गया। अब आप यही उदाहरण को टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ब्लॉकचेन कनेक्शन के साथ जोड़ के देखिए। अगर टेलीग्राम के 900 मिलियन यूजर्स क्रिप्टो एप्लीकेशंस यूज करना शुरू कर देते हैं, या व्हाट्सएप के 2 बिलियन यूजर्स क्रिप्टो एप्लीकेशन यूज करना शुरू करते हैं, तो नेटवर्क स्टेट कितना दूर है हमसे? Oh, this is mind blowing segment of this entire podcast कि हम बहुत दूर नहीं है। Exactly. हमें कई बारी चीज़ें लग रही होती हैं कि हम गाड़ी के शीशे में देख रहे होते हैं कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है, बट हमें लगता है वो बहुत दूर है। अचानक जैसे ही हम गाड़ी को टर्न लेने की कोशिश करते हैं, राइट टर्न, और लगता है कि अरे यार तो गाड़ी बहुत पास थी। Exactly. एंड पलक झपकते वो ऐसा लगता है कि ये तो यार पहले तो बहुत दूर थी। तो सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्रास्प हियर इज के जब भी कोई बड़ी ट्रांजिशन होती है तो वो ट्रांजिशन वक्त बता के नहीं आती कि इस डेट पे ये ट्रांजिशन होगी। ट्रांजिशन हो जाती है, आपको पता नहीं लगता। Yes. जैसे कि आज मैं लोगों से बोलूं कि यार ये कब हुआ कि तुमने पेपर करेंसी वॉलेट में रखना छोड़ दिया है? कहते यार मुझे रियलाइज तो नहीं हुआ कि, बट अब मैं रखता नहीं हूं क्योंकि सारा काम पेटीएम से होता है। तो उनको ये पता नहीं होता है कि वो इस ट्रांजिशन में कौन सी तारीख से या कौन से पीरियड से एंटर हुए। हो गया। यस। अब मैं आपको थोड़ी और डिटेल में उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप टेलीग्राम के यूजर हैं, और टेलीग्राम के यूजर होने के नाते आप ग्लोबल ट्रांजैक्शन के लिए कोई उनका यूएसडीटी ट्रांसफर करने का कोई पेमेंट ऐप यूज करते हैं, या कोई एक्सचेंज करने के लिए आप एक टोकन से दूसरे टोकन में जाना है तो उनका आप कोई एक्सचेंज एप्लीकेशन यूज करते हैं, या कोई गेमिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे पीछे हैमस्टर कॉम्बैट नाम का एक एप्लीकेशन आया जो गेमिंग एप्लीकेशन था, और उसके कुछ दिनों के अंदर ही मिलियंस ऑफ यूजर्स हो गए, और उसमें से मेजॉरिटी यूजर्स आए थे कहां से? टेलीग्राम से। अब आज की तारीख में आपका हो सकता है अकाउंट एचडीएफसी बैंक में हो, पर एचडीएफसी बैंक के कितने यूजर्स होंगे? 20 मिलियन, 50 मिलियन, मैक्सिमम 80 मिलियन। बट ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर, इस नेटवर्क की दुनिया के अंदर 80 मिलियन यूजर्स तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए। तो इसका मतलब है कि जो बैंकिंग सिस्टम आज की तारीख के अंदर हमारे ऊपर राज कर रहा है, जो 400 बिलियन ट्रांजैक्शंस एक साल में कर रहा है, और हमें लगता है कि ये बहुत ताकतवर है, हो सकता है 2 साल बाद वही ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के अंदर उससे ज्यादा फास्ट और मच लोअर कॉस्ट के ऊपर हो रही हो। चांसेस है, पूरे चांसेस हैं।
बस बात इतनी सी है कि अभी जो 15 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं वेब3 के अंदर, मेरा ये मानना है कि क्योंकि अभी वो यूआई और यूज़र इंटरफेस बड़ा और वीक है, कहीं ना कहीं वो जो एप्लीकेशंस को यूज़ करने का एक मज़ा है और जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि पहले वॉलेट डाउनलोड कर लो, फिर ये करो, फिर वो करो, आई थिंक जब इस पे डिस्ट्रप्शंस होना शुरू हो जाएगी तो पता भी नहीं लगेगा कि कब होगा। और आई थिंक टॉन इज़ अ क्लासिक एग्जांपल के एक बड़ी एप्लीकेशन ने पहली बार ऐसा हुआ है कि वरना अभी तक होता क्या था कि आप एप्लीकेशन जो था वो कोई बड़ी एंटिटी जिसके पास एक ऑलरेडी यूज़र बेस है वो अभी एंटर नहीं की थी। टॉन इज़ अ क्लासिक एग्जांपल कि पहली बार टेलीग्राम की जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी 900 मिलियन यूज़र है वो उनको पता भी नहीं लग रहा है वो कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं नेटवर्क को यूज़ करने के लिए। अब मैं आपको इसके लिए एक और उदाहरण देता हूँ, बांग्लादेश की। आपने अभी तक तो यही सोचा है ना कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया, वहां की प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भागना पड़ा। पर ध्यान से इसको दूसरे नजरिए से देखिए कि एक बांग्लादेशी सिटीजन का वहां की सरकार और वहां की सरकारी संस्थानों के अंदर विश्वास कंप्लीटली हिल गया होगा। उन लोगों को अब एक ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए जो करप्शन से मुक्त हो, इनएफिशिएंसी से मुक्त हो। वो कहां जाएंगे? वो नेशन स्टेट की गोद में बैठे रहेंगे कि वो नेटवर्क स्टेट में जाएंगे? श्रीलंका के लोग, पाकिस्तान के लोग, वेनेजुएला के लोग, अर्जेंटीना के लोग, इराक के लोग कहां जाएंगे? क्या वो नेशन स्टेट के अंदर ही रहेंगे? नहीं, वो नेशन स्टेट की मनी का अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। हो रहा है सर, लेबनान में हो रहा है, वेनेजुएला में हो रहा है, बहुत कंट्रीज में हो रहा है। बट अभी आपको ये उदाहरणें कुछ मिलियंस में नजर आ रही हैं। हाँ, इधर मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ, अभी भी ना इस पॉइंट से कन्विंस नहीं हूँ। और मुझे होता ही है, फ्यूचर को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, आपका नज़रिया कुछ अलग है। मेरा नज़रिया ये कि अल्टीमेटली इंसान एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में रहता है, एक टेंजिबल बाउंड्रीज़ के अंदर है। और कोई क्रिप्टो वाले कोई अलग आइलैंड पे रहने नहीं जा रहे। दे आर नॉट गोइंग टू गो ऑन another island, they are not going to live on another planet, they are going to live in the same country that has been designed, and this country is designed and protected by armies and politicians and bureaucrats, and a lot of things are on stake. So here we are not saying कि नेटवर्क स्टेट कोई अलग से कोई लोगों का समूह है जो अचानक एग्जिस्ट करने लग जाएगा। वी आर नॉट सेइंग दैट, एंड दैट इज ऑब्वियसली नॉट अ पॉसिबिलिटी। बट कैसे होगा वो मेरे को अब रिलेट हो रहा है। कैसे कि लेबनान में एक व्यक्ति है, वो रह रहा है उस, या लेबनान या वेनेजुएला या जिम्बाब्वे, वो रह रहा है उसी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में रह रहा है, उसी पॉलिटिकल रिजीम में रह रहा है, वहीं सो रहा है, वहीं जग रहा है, वहीं पढ़ रहा है, वहीं लिख रहा है, अपनी दिनचर्या वहीं बिता रहा है। लेकिन जो भी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी उसका वक्त है, जो भी उसका स्किल है, जो भी उसका टैलेंट है, वो उसको नेटवर्क पे बिता रहा है। सो फिजिकली आप नेशन स्टेट में हो, मेंटली और साइकोलॉजिकली आप नेटवर्क स्टेट में हो। क्या ये राइट नैरेटिव है? यस, बिल्कुल सही है। रादर मैं उसमें और ऐड करूंगा, आपकी अटेंशन, आपकी प्रेजेंस और आपकी वैल्यू ट्रांसफर हो गई है नेशन स्टेट से नेटवर्क स्टेट में। तो आप जी रहे हो, सांस ले रहे हो नेशन स्टेट में, और आप जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हो वो नेटवर्क स्टेट में कर रहे हो। जैसे मैं आपको इसके साथ एक दूसरी इंस्टीट्यूशन भी जोड़ के समझाता हूँ, वो है टैक्स। नेशन स्टेट की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? टैक्स। आज हिंदुस्तान के अंदर एक साल में लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अगर मिला लिया जाए तो 25 लाख करोड़ रुपया साल का टैक्स इकट्ठा होता है। 25 लाख करोड़, सोचिए। बट कभी आपने ये सोचा है कि इस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए कितना खर्चा लगता है?
डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के कितने दफ्तर होते हैं, हर साल 31 जुलाई को कितने लोग ITR फाइल करते हैं, फिर कॉरपोरेट्स कितनी अपनी कॉरपोरेट रिटर्न फाइल करते हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया जाए, Yes. सोर्स पे कट जाए। अब ब्लॉकचेन के अंदर क्या हो रहा है, ब्लॉकचेन के अंदर आपको टैक्स अलग से इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन फी के ऊपर ऑटोमेटिकली टैक्स इकट्ठा हो रहा है। कर रहे हैं ना इथेरियम। यस, इथेरियम कोई आदमी नहीं है जो 7.5 साल में जिसने $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। इथेरियम कोई आदमी नहीं है। यस, इथेरियम एक प्रोटोकॉल है, इमेजिन, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन है, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन प्रोटोकॉल में जो कि किसी एक अकेले आदमी का नहीं है, वो जनरेट कर रहा है रेवेन्यू। तो नेशन स्टेट, उस पर भी हम आएंगे कि एक्चुअली नेशन जिस तरीके से एक इंसान को नेटवर्क स्टेट फायदा पहुंचा सकती है, नेशन स्टेट्स कैसे उसका फायदा ले सकते हैं, हम उस पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। बट मैं चाहता हूं कि आप हाँ। इस चीज को और अब elaborate मैं करें। देखिए, आप टैक्स क्यों इकट्ठा करते हैं? आप टैक्स इसलिए इकट्ठा करते हैं कि टैक्स इकट्ठा करके आप अपनी सरकार, अपने पॉलिटिशियंस को देते हैं जो आपकी बेहतरी के लिए खर्चा करें, और वो बीच में से अपना कट, अपना हिस्सा ले लेते हैं, अपनी हफ्ता वसूली करते हैं। बट अगर आप यही काम ब्लॉकचेन के ऊपर कर रहे हैं तो आपकी जो ट्रांजैक्शन फी है, जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो ड्रास्टिकली कम होगा। दूसरी बात, उसमें एक और चीज, उसमें इन्फ्लेशन ही नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया था कि मेरी 3 जनरेशन्स के अंदर 1000 गुना कमाई बढ़ गई, हम फिर भी मिडिल क्लास रहे, क्योंकि वो इन्फ्लेशन थी। जबकि ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अनवांटेड मनी प्रिंटिंग हो ही नहीं सकती। तो जब इन्फ्लेशन नहीं होएगी, गैर जिम्मेदार टैक्स नहीं होएगा, टैक्स कलेक्शन की फीस ज्यादा नहीं होएगी, तो ऑटोमेटिकली फायदा किसको होगा? लोगों को। नेशन स्टेट एक हाई कॉस्ट सिस्टम है, नेटवर्क स्टेट एक लो कॉस्ट सिस्टम है। ये है बहुत बड़ा फर्क, और ट्रस्ट के इस पैरामीटर पर नेटवर्क स्टेट को बीट कर पाना अब नेशन स्टेट के लिए असंभव है। अच्छा, हम इसको ऐसे क्यों देखें कि नेटवर्क स्टेट को, नेशन स्टेट को बीट कर पाना संभव है? हम ये कहते हैं कि नेटवर्क स्टेट, जैसे आज अगर हम देखें तो नेटवर्क तो आज भी एग्जिस्ट करता है, जस्ट दैट कि वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। नेटवर्क बहुत बड़े हुए और नेटवर्क से फ़ायदे भी हुए। जिसे इंटरनेट ने फ़ायदा पहुंचाया, वैसे नेटवर्क्स ने आज बहुत फ़ायदा पहुंचाया। गूगल हो गए या माइक्रोसॉफ्ट हो गए या एप्पल्स हो गए या बड़े बड़े दुनिया के जो नेटवर्क्स हैं, उन्होंने इकोनॉमीज़ को स्केल किया, जिससे वर्ल्ड प्रोग्रेस किया है, जिसका हम आज शेप देखते हैं। हाँ, उसमें चैलेंजेस हैं, डेटा प्राइवेसी, ये सब चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं, और नेटवर्क स्टेट के अंदर भी इश्यूज़ हैं जो हम फ्यूचर में इन्विजन कर रहे हैं। चैलेंजेस उसमें भी रहे होंगे। हम ये कहते हैं कि नेटवर्क स्टेट और नेशन स्टेट एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और नेशन स्टेट क्या नेटवर्क स्टेट्स को एम्ब्रेस करके फ़ायदा नहीं ले सकते? देखिए, ये या दोनों का कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नेशन स्टेट बूढ़ा हो रहा है। जो चीज़ बूढ़ी होती जाती है, एक पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाती है। अब जो चीज़ बूढ़ी हो रही है, उसकी उम्र 10 साल और बची है या 20 साल और बची है, इसका फैसला तो नहीं किया जा सकता, पर बूढ़े व्यक्ति को एक ना एक दिन तो जाना ही जाना है। इसको थोड़ा सा एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर कॉरपोरेशंस हैं, रिलायंस है, एयरटेल है, पेटीएम है, ऐसे बहुत सारे, बिरला, टाटाज हैं, अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं। और ये कॉरपोरेशंस बेसिकली, इसमें से मेजॉरिटी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इनके जो शेयर हैं मार्केट में ट्रेड होते हैं। ओके, फेसबुक भी है, गूगल भी है, इंटरनेशनल लेवल पर उनके भी शेयर ट्रेड होते हैं। बट जब आप फेसबुक की बात करते हैं
तो फेसबुक का शेयर ट्रेड होता है, तो जिसके पास वो शेयर है उसको प्रॉफिट होता है, जिसने सस्ते में शेयर खरीदा उसको अगर फेसबुक की वैल्यू बढ़ी तो उसको फायदा होगा। पर सोचिए, मैं फेसबुक का यूजर हूं पिछले 15 साल से। 15 साल में मैंने उसके ऊपर हजारों कमेंट और हजारों पोस्ट डाले होंगे, कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 किताबों के बराबर का मटेरियल तो मैंने फेसबुक के ऊपर लिखा है। फेसबुक ने मुझे क्या दिया? एक चवन्नी नहीं दी। बट इन 15 सालों में फेसबुक की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन के बराबर होगी। उस 1 ट्रिलियन का फायदा किसको मिला? यूजर को नहीं, उसका फायदा मिला शेयर होल्डर को। प्रॉब्लम ये है कि नेशन स्टेट आम आदमी को 2 हिस्सों में बांट देती है, शेयर होल्डर और यूजर। 90% यूजर है, 10% शेयर होल्डर्स हैं। जबकि ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहां यूजर ही शेयर होल्डर है और शेयर होल्डर ही यूजर है। वेरी गुड। आई थिंक ये एनालॉजी से मैं एग्री करूंगा कि यूजर के वक्त पे शेयर होल्डर जो है वो पैसा कमा रहा है। यस। यूजर टाइम दे रहा है, यूजर एफर्ट मार रहा है, यूजर उंगलियां चला रहा है, यूजर मोबाइल को रिचार्ज कर रहा है, यूजर इंटरनेट का पैक ले रहा है, यूजर उस पर अकाउंट क्रिएट कर रहा है, यूजर उस पर लड़ाई झगड़े कर रहा है, यूजर आपस में कमेंट पे जाके लाइक और ये सब कर रहा है, और एक दूसरे के पॉलिटिकल ओपिनियंस और डिफरेंट ओपिनियंस पे लड़ाई झगड़े कर रहा है। और पैसा कौन बना रहा है? वो 10% शेयर होल्डर जो कह रहे हैं कि लड़ो यूजर से, यूजर को कह रहे हैं लड़ो जाके। अरे यूजर को इतना भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि मैं कर क्यों रहा हूं, मैं ये सब करके फायदा तो शेयर होल्डर का कमा रहा हूं, उसके पैसे बनवा रहा हूं। अगर नेटवर्क स्टेट एक ऐसी चीज है कि जहां यूजर ही शेयर होल्डर है और यूजर अगर अपना डिसाइड कर रहा है कि मेरे को अपने लाइफ का इतना टाइम स्पेंड करना है इस नेटवर्क पे, तो वो डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है अपने लिए अर्न करने के लिए भी, बिकॉज नेटवर्क उसे रिवॉर्ड करेगा इस चीज। यस। ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ है, इसीलिए शायद नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। यस। अब मैं इसको थोड़ा सा और खोल के समझाता हूं। देखिए, जब यूजर को ये समझ में आ गया कि ये नेटवर्क अच्छा है, इससे मुझे फायदा होगा, इसके टोकन मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, आज मुझे टोकन सस्ते में मिल रहे हैं और कल को नेटवर्क बढ़ेगा तो टोकन का भाव भी बढ़ेगा, तो उसके लिए वो शेयर होल्डर भी है उस नेटवर्क का और यूजर भी है। तो अगर नेटवर्क ग्रो करेगा तो उसकी वैल्यू भी ग्रो करेगी। क्लासिक एग्जांपल टॉन। यस। अगर मैं टॉन को टेलीग्राम का यूजर हूं और मैं टेलीग्राम की एप्लीकेशंस को यूज कर रहा हूं तो मैं यूजर भी हूं। यस। अब मैं एप्लीकेशंस भी यूज कर रहा हूं, Yes. मतलब अपना वक्त जाया कर रहा हूं, और जब वक्त जाया कर रहा हूं तो उस अपने वक्त की को मुझे वहां अगर एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म के थ्रू वो नेटवर्क मुझे रिवॉर्ड कर रहा है, तो नाउ मेरी वैल्यू फ्रॉम अ यूजर टू अ शेयर होल्डर जो ट्रांजिशन है वो ऑब्वियसली मुझे अच्छी लग रही है। ये किसी भी यूजर को लगेगा वो अपलिफ्ट फील कर रहा है, वो कनेक्टेड फील कर रहा है, बिकॉज शेयर होल्डर का मतलब क्या है? यू आर पार्ट शेयर होल्डर इन द जर्नी। यस। नाउ सडनली द यूजर, ना कितना अजीब लगेगा ये सुन के कि अगर एक टेलीग्राम यूजर व्हाट्सएप यूजर से बात कर रहा है, कह रहा है हे व्हाट्सएप, वो कहेगा यार आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग माय जॉब एंड सेंडिंग इमोजीज एंड ऑल दैट स्टफ, और स्पेंडिंग टाइम डूइंग नथिंग, जस्ट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन व्हाट्सएप। तो टेलीग्राम यूजर विल से सो सैड स्टोरी यार, मतलब मेरा देख यार, आई एम ऑल्सो स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइम बट आई एम बेटर ऑफ। यस। सो ये ऐसी अगर दोनों की अगर आज लड़ाई और मीम बनाए जाए तो प्रॉब्ली ऐसा लगेगा कि दोनों कैसी कन्वर्सेशन करेंगे। एग्जैक्टली। एंड सडनली व्हाट्सएप गाय विल से लेट मी डाउनलोड टेलीग्राम हाँ, टू बी अ पार्ट ऑफ। इसका मतलब क्या है कि अगर, क्योंकि व्हाट्सएप का मालिक फेसबुक है जिसको आज मेटा बोलते हैं, अगर मेटा को लॉन्ग रन में सरवाइव करना है तो लोग ऐसा बोलेंगे कि मैं मेटा का शेयर होल्डर नहीं, मेटा का टोकन होल्डर बनना चाहता हूं। हाँ। और अगर मेटा ने वो पॉसिबल बना दिया तो मेटा बचेगा, अगर ऐसा नहीं किया
तो मेटा भी खत्म हो जाएगा, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप खत्म हो जाएंगे। अब आपको लग सकता है कि ये बात बहुत बड़ी कर रहा हूं, बट ये याद रखिए, दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले 15-20 सालों में जो आप सोच भी नहीं सकते थे। आपने कभी सोचा था कि नोकिया और ब्लैकबेरी जैसे फोन लोग यूज करना बंद कर देंगे? क्या आपने सोचा था कि माई स्पेस, गूगल चैट जैसी चीजें पॉपुलर होने के बावजूद भी खत्म हो जाएंगी? और आज अगर यूजर को इंसेंटिव टोकन के रूप में मिलना शुरू हो गया, तो क्या वो व्हाट्सएप छोड़ के टेलीग्राम में नहीं चला जाएगा? तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको सोशल नेटवर्क का फ्यूचर ब्राइट है, बट उसी सोशल नेटवर्क का फ्यूचर ब्राइट है जो शेयर होल्डर की बजाय टोकन होल्डर की डेफिनेशन बना रहा है। रिलायंस को अगर रहना है तो रिलायंस कॉरपोरेशन की बजाय रिलायंस नेटवर्क में बदलना पड़ेगा। अगर एचडीएफसी को बचना है एज ए कॉरपोरेशन, तो उसको एचडीएफसी नेटवर्क में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बदलना होगा। Netflix, for example, global company. Yes. They have to, if they want to survive a little longer, जो कि हम सब जानते हैं, Netflix पे हमने एक शो भी किया था, आपको याद होगा। तो अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि नेटवर्क स्टेट में उसको ट्रांजिशन करना ही पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। Yes. अगर उसे सर्वाइव करना है। तो इस केस में तो सर फॉर दैट मैटर, टू बी ऑनेस्ट, चाहे वो कोई मीडिया कंपनी हो, चाहे वो कोई ग्लोबल बैंकिंग कंपनी हो, चाहे वो कोई ग्लोबल ट्रैवल कंपनी हो, जो भी कंपनी ग्लोबल है, जो ग्लोबल मास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। मैं अगर लाइन कतार में पहली देखूं कि पहला जो कतार में जो ग्लोबल मास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिलेटेड कंपनी है, उनके सामने तो लिटरली डू और डाई वाली सिचुएशन है कि या तो पेरिश हो जाएंगे या नेटवर्क स्टेट पे ट्रांजिशन करना पड़ेगा। यस, आप इसको अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूं, जो भी B2C कंपनी है, बिजनेस टू कंज्यूमर, चाहे वो ग्लोबल है चाहे नेशनल है, जिसके 10 मिलियन यूजर्स हैं, उसको ब्लॉकचेन के ऊपर आना ही पड़ेगा। ये अगले 2 से 5 साल में एक इवेंचुअल कंडीशन बनने जा रहा है, जिसके बिना कोई भी कॉरपोरेशन सरवाइव नहीं करेगा। आपको पुनर्अवतार लेना पड़ेगा एक नेटवर्क के रूप में, अदरवाइज आपका फ्यूचर डेड है। अब सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं सुनील सर। देखिए, हर चीज का आंसर शुरू में नहीं मिलता है। अब आपने एक चीज बोली कि कॉरपोरेट्स नेशंस चला रहे हैं। कॉरपोरेट्स में जो इंटरनेट की जो कंपनीज आई, जो नेटवर्क में बहुत बड़ी हो गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, एनवीडिया, अगर हम इन कंपनीज को देखें, ये एक नेटवर्क कंपनीज है, ट्रू सेंस में ग्लोबल है, नेटवर्क से जुड़ी हुई कंपनी है, मास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, B2B सॉल्यूशंस भी हैं, P2C सॉल्यूशंस भी हैं, अमेजॉन फॉर एग्जांपल। अब ये कंपनियां, अगर अमेरिका की मैं बात करूं, ये नेटवर्क बेस्ड कंपनियां 25 ट्रिलियन की अगर यूएस की जीडीपी है, उसमें से टॉप 4-5 कंपनीज अगर 40 to 50% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इनका मार्केट कैप इतना बड़ा है, डेफिनेटली वो रूल्स वो डिफाइन करते हैं। ये जग जाहिर है कि कॉरपोरेट्स कांग्रेस के अंदर, चाहे वो रिपब्लिकन्स है, डेमोक्रेट्स है, हमने देखा है कि कितना डीप है। आज ट्रंप अगर इलॉन मस्क ट्रंप को अगर प्रमोट कर रहा है और उधर से अगर कोई और किसी और कंपनी का कोई और किसी को प्रमोट कर रहा है, तो वी नो कि डेमोक्रेट्स वाली कंपनीज कौन सी हैं और रिपब्लिकन्स की कंपनी कौन सी, ये भी अब जग जाहिर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर नेटवर्क स्टेट के ऊपर अगली वेव ऑफ इनोवेशन है ट्रू सेंस में, तो नेटवर्क स्टेट के ऊपर जब ये कॉरपोरेट्स ट्रांजिशन करेंगे, तो जब कॉरपोरेट्स ने नेटवर्क को एम्ब्रेस कर लिया, इट्स ऑटोमेटिकली वी कैन से कि गवर्नमेंट्स एंड नेशंस हैव टू एम्ब्रेस द नेटवर्क बिकॉज द कॉरपोरेट्स हैज गॉन टू एंड ट्रांजिशन टू यस। देखिए काशिफ, एक बात याद रखिए, हम नेशन स्टेट और नेटवर्क स्टेट की बात कर रहे हैं, बट एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि चाहे नेशन स्टेट है चाहे नेटवर्क स्टेट है, असल में सबसे ताकतवर
जो होता है। हेलो एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम टॉन सोसाइटी और अभी हम सीखेंगे कि कैसे टेलीग्राम के अंदर हमें टॉन वॉलेट को यूज़ करना है। सबसे पहले अपने टेलीग्राम ऐप के सर्च बार में वॉलेट टाइप करें और फिर वॉलेट ऐप को सेलेक्ट करें। उसके बाद अपनी स्क्रीन के बॉटम पर स्टार्ट बटन दबाएं और फिर वॉलेट बटन दबाएं। इससे आपका वॉलेट मिनी ऐप खुल जाएगा, लेकिन ये एक सेंट्रलाइज वॉलेट है और हमें अपना SBT होल्ड करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट चाहिए। और इसी मिनी ऐप के अंदर एक टॉन स्पेस नाम का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इसके लिए आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर जो 3 डॉट्स का ऑप्शन है वो क्लिक करें और फिर सेटिंग सेलेक्ट करें। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो टॉन स्पेस, उसको एनेबल करें और फिर अपने टॉन स्पेस वॉलेट को ओपन करें। यहाँ पर स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टॉन बटन पर क्लिक करें। अब अपने 24 वर्ड सीड फ्रेज आप या तो कहीं मैनुअली स्टोर कर सकते हैं या फिर वाया ईमेल बैकअप कर सकते हैं। और जैसे ही आपका वॉलेट रेडी हो जाए, आप स्क्रीन के टॉप पर अपने टॉन एड्रेस को चेक कर सकते हैं और इस एड्रेस को यूज़ करें नीचे दिए गए लिंक या QR कोड में इन ऑर्डर टू गेट योर SBT। वो एक इंसान होता है, उस इंसान का फैसला है कि वो नेशन स्टेट का साथ देगा कि नेटवर्क स्टेट का साथ देगा। जहां उसको फायदा नजर आएगा, जहां उसको एफिशिएंसी नजर आएगी, जहां उसको जीरो करप्शन नजर आएगी, जहां उसको वेस्टेज कम नजर आएगी, वो उसको ज्वाइन करेगा। आपको बड़ी छोटी सी उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों बैंक अकाउंट है और उसमें बहुत पैसा भी है, बट ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं, लगभग 30 से 40 करोड़ ऐसे अकाउंट हैं जो मिनिमम अमाउंट अपने बैलेंस में नहीं रख पाते और बैंक उनके ऊपर पेनल्टी लगा देता है। आपको सुनकर हैरानी हो कि पिछले 5 साल में इन बैंकों ने 5,000 करोड़ की पेनल्टी उन लोगों पर लगाई है जो मिनिमम अकाउंट नहीं रख पाए बैलेंस में। सोचिए, यानी कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर नुकसान गरीब का ज्यादा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आम आदमी ये देखेगा कि यार मेरी जेब में अगर मान लीजिए 10 सालाना के टोकन पड़े हुए थे, तो सालाना ने तो मुझ पर कोई मिनिमम अमाउंट का चार्ज नहीं लगाया, इसलिए अल्टीमेटली लिजिटिमेसी जो है वो नेटवर्क स्टेट की बढ़ रही है और नेशन स्टेट की कम हो रही है। और ये जो चुनाव है कि मेरा फ्यूचर किसके साथ सिक्योर है, ये आम आदमी को करना है और वो चुनाव अब नेशन स्टेट से शिफ्ट होके नेटवर्क स्टेट में आ रहा है। आई एग्री। और एक और जो मुझे जो उबर ड्राइवर से आज हमारी जो सुबह मुलाकात हुई, एक उसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो उसका सिर्फ यही कहना था कि सर मैं जो कमा रहा हूँ दिनचर्या में, और मुझे और कमाने के जो साधन हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आज हर आदमी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आज अगर आप देखें तो वो आदमी को ड्राइव कर रहा है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम्स के लिए। तो आज जैसे ही लोगों के सामने ये अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप अपने वक्त को कहाँ ज़ाया कर रहे हैं, आप वहाँ ज़ाया करना चाहेंगे, स्पेंड करना चाहेंगे जहाँ देयर इज़ नो रिवॉर्ड, ओनली you are at loss by giving your time, because time is obviously the greatest asset, greatest money ever। आप इससे ज़्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं हो सकता, बेशकीमती चीज़ है। उसको आप किसी नेटवर्क पे दे रहे हो एंड यू आर गेटिंग नथिंग, एंड आप एक ऐसे नेटवर्क पे टाइम स्पेंड कर रहे हो जहाँ पे यू आर अ शेयर होल्डर। ये कॉन्सेप्ट सुनने में अभी कॉम्प्लेक्स लग सकता है बिकॉज ऑफ द UI UX जो टर्मिनोलॉजीज हैं, बट देर आर many applications, many decentralized applications that are coming up and that are going to disrupt things very soon.